Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 2 जून 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. नया मंथ स्टार्ट हो गया है and we know that consistency नहीं होती है हम जब पढ़ते हैं, especially with regard to current affairs, newspaper. ये हर दिन का जो टास्क है we always find it difficult to do. But consider this as a new month. Consider this as कि यहाँ से बहुत सारे questions आ सकते हैं GK में in various exams. तो इस बार थोड़ा फोकस लेके बैकलॉग जो भी है पहले का we understand, but now there shouldn't be any backlog. There should be continuous revision. ट्राई करो कि जो भी आपने मिस किया है उसको कवर अप करने के लिए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट नाउ. आज का जो डेट है 2 जून, व्हाट डू वी सेलिब्रेट? तो कल जो दिन था संडे, वी नो दैट वी डोंट हैव डेली न्यूज एनालिसिस ऑन फर्स्ट और संडे, तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. एंड वी सी दैट उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड मिल्क डे to create awareness of the dairy sector, उसकी sustainability, उसकी livelihood opportunities, environment, economic development, all of that, nutrition से लेके awareness create करना. And आज का जो दिन है, it is 2 June, which is celebrated as Telangana Formation Day. तो तेलंगाना we see बना था 2 जून 2014 after the enactment of the Andhra Pradesh Reorganization Act, जो आंध्र प्रदेश स्टेट को डिवाइड किया था with 2 states, which is तेलंगाना and आंध्र प्रदेश, right? तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, whereas आंध्र प्रदेश का है अमरावती. ठीक है, सो हैदराबाद एंड अमरावती, दीज आर द 2 कैपिटल्स. वी सी दैट केसी राव ये पहले चीफ मिनिस्टर बनी तेलंगाना के एंड ही वाज बिलोंगिंग टू द तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी. नाउ यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस्ड ऑन बिकॉज दिस वाज द यंगेस्ट स्टेट बैक देन, 29 स्टेट बना था, बट उसके बाद हम देखते हैं जो 29 स्टेट था, वी सी द जम्मू कश्मीर वाज डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज. सो बैक अगेन वी हैव 28 स्टेट्स and 8 union territories, 28 states and 8 union territories. तो यहाँ पे हम देखते हैं with regard to that. मिल्क डे के बारे में अगर हम और भी डिस्कस करें with regard to इंडिया, यहाँ पे आप मुझे बता दीजिएगा कि इंडिया का रैंक जो है with regard to मिल्क प्रोडक्शन ये कितना है. इंडियाज रैंक with regard to मिल्क प्रोडक्शन, that is what you have to tell me in the comment section. इंडिया में हम देखते हैं 1970s में we started the white revolution. We started the white revolution. और white revolution का मतलब है to give a focus on the milk production, to enhance the milk production. और किसने ये सेटअप किया था, किसका ये श्रेय किसको जाता है? This is डॉक्टर वर्गीस कुरियन. डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में कैसे बढ़ा. इट इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने स्टार्ट किया था ऑपरेशन फ्लड. We understand Operation Flood that was started to enhance this. तो हमने अभी ये 2 important days देखे. Let's now proceed to the first article of the day. पहला आर्टिकल है with regard to बांग्लादेश से रिलेटेड, सो हम इंटरनेशनल न्यूज में कवर करते हैं. ये बांग्लादेश ट्रिब्यूनल ने इंडाइक्ट किया है. ओके, इंडिक्शन का मतलब क्या है? टू अक्यूज समवन ऑफ अ क्रिमिनल चार्ज. ओके, तो किनको इन्होंने इंडिक्ट किया है? इट वाज विद रिगार्ड टू शेख हसीना, बिकॉज एंड ऑर्डर किया है कि वो प्रेजेंट हो कोर्ट में फॉर द जून 16 के प्रोसीडिंग्स के लिए. किस कोर्ट ने, किस ट्रिब्यूनल ने इनको इंडाइक्ट किया है ये हम देखते हैं. एंड द होल न्यूज, व्हाई इज शी अक्यूज्ड ऑफ द क्राइम, ये सब हम देखते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्टली द बैकग्राउंड. ये कौन है जिन्होंने इंडाइक्ट किया है? दैट इज द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, और ये ट्रिब्यूनल है बांग्लादेश का. ठीक है, दिस इज द ट्रिब्यूनल ऑफ बांग्लादेश. तो इन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था इन 2010, मार्च 25, 2010. मेनली जो भी डोमेस्टिक यानी कंट्री के अंदर कोई वॉर क्राइम्स हो रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट कोर्ट एस्टैब्लिश किया था. वैसे अगर इंटरनेशनल लॉज की बात करें, ऐसा कोई इंटरनेशनल कोर्ट है जो वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए है? नाउ दिस इज बांग्लादेश, बट इंटरनेशनल कोई लेवल पे है तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना.
ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस देन। तो इन्होंने ये क्यों सेटअप किया था? सो इट वाज द शेख हसीना गवर्नमेंट ओनली हु क्रिएटेड दिस स्पेशल कोर्ट फॉर डोमेस्टिक वॉर क्राइम्स, और स्पेसिफिकली टू परसिक्यूट जो भी कोलैबोरेटर्स थे पाकिस्तान। वी नो दैट बांग्लादेश वाज बिफोर पाकिस्तान ओनली, वो पाकिस्तान का पार्ट था, बट हम देखते हैं कि मार्च 1971 में इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान एंड इट बिकेम बांग्लादेश। तो 1971 द लिबरेशन वॉर में जो भी पाकिस्तान के सपोर्टर्स थे इनको परसिक्यूट करने के लिए ये क्राइम ट्रिब्यूनल्स बना। Now, यहाँ पे हम देखते हैं कौन से केसेस एग्जाम्पल्स जिन्होंने ये किया है, इंडाइक्ट किया है। वी हैव अब्दुल कादर मोल्ला फ्रॉम जमाते इस्लामी, एंड इनको एग्जीक्यूट किया था, डेथ पेनल्टी दी थी 2013 में। फर्दर ATM अजहरुल इस्लाम, ठीक है, इनको इनिशियली सेंटेंस टू 2015 बट सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया था। So this is with regard to examples what has International Crime Tribunal done. So let's understand कि ICT ने अभी शेख हसीना को क्यों इंडाइक्ट किया है। So here we see June 1st यानी कल के दिन इनको यहाँ पे इंडाइक्ट किया था। On what basis? क्यों यहाँ पे किया है? That is because we see that she had ordered द एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो चल रहे थे उन पे उन्होंने पुलिस एक्शन किया, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोटेस्ट, इंक्रीजिंग यू कैन से लोगों का यहाँ पे जो प्रोटेस्ट था जिसके कारण शी फ्लेड फ्रॉम द कंट्री एंड शी केम टू इंडिया। इंडिया ने इनको रेफ्यूज दिया है। सो August 5th 2024 ये इंडिया आई थी, एंड ये हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इन्होंने ये कंफर्म किया था August 6th 2024 में कि यस शी इज इन इंडिया। तो अभी क्या है, आईसीटी ने जो उन्होंने जो किया था उन्होंने बोला कि नहीं वो गलत है, एंड दे टोल्ड हर कि यू हैव टू प्रोड्यूस हर बिफोर द कोर्ट, यू हैव टू गेट हर बिफोर द कोर्ट। नाउ व्हाट इज दिस रिट कॉल्ड इन इंडिया? इस रिट को क्या बोलते हैं जहां पे उनको किसी को ये लेके आने को, कोर्ट के सामने पेश आने को बोलते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? यू कैन आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो यहाँ पे अरेस्ट वारंट नॉट ओनली शेख हसीना पे बट और लोगों से हुआ था। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द होम मिनिस्टर जो है अज़्ज़ुज़्ज़मान खान कमाल, ओके, एंड यहाँ पे वी ऑल्सो हैव द फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल ममून। तो एक तो ढाका में ही है, दूसरा अब्रॉड में है। सो अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन दैट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, एंड हियर वी सी दैट इससे इंडिया के रिलेशंस कैसे अफेक्ट होते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट इफ यू सी कि बांग्लादेश के कौन कोर्ट हैज टोल्ड कि हाँ शेख हसीना ने गलत किया है, उनकी जो पार्टी है अवामी लीग इसको भी बैन किया है। इन दैट केस इंडिया पे यहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है, स्पेशली बांग्लादेश कैन क्रिएट दिस एज एन इंटरनेशनल इशू एंड कैन फोर्स इंडिया ऑल्सो टू डू दिस। इससे हम दोनों कंट्री के रिलेशंस पे कैसे असर करेगा, दिस इज येट टू बी सीन। सो अगेन द सिचुएशन कैन वर्सन विद रिगार्ड टू आवर रिलेशंस, बिकॉज एक जगह पे दे वांट शेख हसीना बैक इन देयर कंट्री एंड द अदर हैंड वी आर गिविंग हर शेल्टर इन केस ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम उनको रिफ्यूज दे रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल देख रहे हैं हम विद रिगार्ड टू शेख हसीना एंड द इंडक्शन बाय द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। Let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है it is with regard to इंडिया recently बनी थी 4th largest economy, and ये किसने बताया था? It was said by our CEO, नीति आयोग के CEO यानी BVR सुब्रमण्यम ने स्टेटमेंट दिया था। BVR सुब्रमण्यम who is the CEO of नीति आयोग, right? तो हम देखते हैं कि what exactly is GDP, what are the different methods to measure GDP, ये सब हम देखते हैं इस आर्टिकल में। So let's start with firstly what are the basic facts that we need to know. IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बताता है कि 2025 में हमारा जो इंडिया की जीडीपी है इट इज अबाउट 4,187.03 बिलियन, ठीक है, और ये स्लाइटली ज्यादा है किससे? जापान से, दैट इज उनका जो है 4,186
0.43। सो जापान वाज आइडियली नंबर 4 पे, लेकिन जापान को क्रॉस करके हम आ गए हैं अभी टॉप 3 में, टॉप 4 में। सो इंडिया विल लाइकली बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025। और बाकी के 3 इकोनॉमीज कौन है? यूएसए, चाइना एंड जर्मनी। यूएसए, चाइना, जर्मनी टॉप 3 में है। इट इज सेड कि 2028 में वी कैन बी 3rd लार्जेस्ट। और किसको सरपास करेंगे? हम सरपास करेंगे जर्मनी को, जो अभी है टॉप 3 में, राइट? इट इज सेड कि ये जो हम देख रहे हैं हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप एंड हमारा जो पॉलिसी है विद रिगार्ड टू विकसित भारत, जहां पे हम एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं बाय 2047, ऑफ कोर्स इफ यू सी द 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अभी हम करेंटली है एक डेवलपिंग कंट्री, हम पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, हम डेवलपिंग में हैं और सून वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। Now let's understand what is the limitations of a GDP. क्यों GDP does not tell you कि how advanced, how better a country is, okay? Because ये count नहीं करता, ये reflect नहीं करता the living standards, the health and education levels, income inequality। हम देखते हैं बहुत सारे reports हैं जैसे कि global gender gap, which we are not doing, India is not performing well। तो अगर GDP हमारा अच्छा है, does that mean we are a very good country with regard to health, education, living standards, gender equality? The answer is no, because हमारे दूसरे indexes में, indices में हम इतना अच्छा perform नहीं कर रहे हैं। So here we see unpaid work especially by women, ये सब factors में we are not doing so well। So ये repeated calls हैं कि यहाँ पे बहुत सारे activists ऐसे बोल रहे हैं कि दूसरा एक index होना चाहिए to actually note down how well the country is doing both economically and socially, not just economically as the GDP rank gives। तो ये mainly देता है GDP in terms of economy, कितना अच्छा परफॉर्म करता है विद रिगार्ड टू द इकोनॉमी, बट ऑन द सोशल लैंडस्केप लाइक वी सी हियर, यहाँ पे ये इंडेक्स इतना अच्छा नहीं है। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड जीडीपी एज अ मेजर, ठीक है? तो जीडीपी को कैसे मेजर करते हैं? हम जीडीपी को मेजर करते हैं उस कंट्री की करेंसी से। सो वी कैन मेजर द जीडीपी विद रिगार्ड टू एनी नेशनल करेंसी लाइक रुपीज। बट अगर हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं दूसरी कंट्री से, जैसे कि चाइना, यूएस, जर्मनी, वी शुड हैव लाइक अ कॉमन करेंसी टू टू इवैल्यूएट, टू कंपेयर। तो इसीलिए हम एक कॉमन यूनिट यूज करते हैं एंड मोस्ट यूज्ड वन इज द यूएस डॉलर। तो इसीलिए आपने देखा 4107.03 बिलियन डॉलर्स, राइट? वी सॉ दिस। सो एक कॉमन करेंसी हम यूज करते हैं सो दैट इट्स इजियर टू कंपेयर। Now coming to understand, ये 2 मेथड में आप कंपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है मार्केट एक्सचेंज रेट। मार्केट एक्सचेंज रेट, सो यहाँ पे आप फॉरेक्स, करंट फॉरेक्स रेट कन्वर्ट करके, यानी कि रुपीज और जीडीपी कन्वर्ट करके, दैट इज हाउ यू गेट द डेटा। और इस डेटा के अनुसार हम पहले थे 5th लार्जेस्ट और अभी जो हमारा रीसेंट डेटा है ऑफ कोर्स इज 4th लार्जेस्ट, राइट? और हम 3rd होंगे 2028, ये सब हमने अभी देखा था। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सचेंज रेट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर जीडीपी इज। बट देयर इज आल्सो वन मोर मेथड टू इवैल्यूएट। वन मोर मेथड टू इवैल्यूएट इज द परचेजिंग पावर पैरिटी। तो सेकंड में आप कैसे इवैल्यूएट करते हो ये समझते हैं। सो इमेजिन, ओके, पर्सन ए इज इन यूएसए, पर्सन बी इज इन इंडिया, ठीक है? अभी यूएसए में अगर मैं बोलूं कि एक बर्गर का कॉस्ट है से $10, ठीक है? $10 का एक कॉस्ट है एक बर्गर का। अभी वही बर्गर, अगर मैकडॉनल्ड्स की बर्गर की बात करें, इट कुड प्रोबेबली बी 300 रुपीज इन इंडिया, 300 rupees in India, which is very less, which is about $4 अगर आप सेम करेंसी में इवैल्यूएट करो। यहाँ पे बस $4 में आपको एक बर्गर मिल सकता है। So you see that there is some sort of a difference in purchasing power in both the countries। मान लो मैं दोनों लोगों को 1000 रुपए दूं, ओके, दोनों लोगों को ए और बी को मैं 1000 रुपए दूं, कौन ज्यादा चीजें खरीद सकता है? इज इट ए और इज इट बी? अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल आप देखोगे कि यहाँ पे मैं 2 बर्गर्स प्रोबेबली ले सकता, 2 या 3 बर्गर्स ले सकता हूँ इस 1000 रुपए में, राइट? Whereas you cannot buy the same amount of burgers in A, you probably can buy just 1 burger, ठीक है? To keep it simple,
सो यहाँ पे हम देखते हैं कि परचेसिंग पावर इंडिया का ज्यादा है, परचेसिंग पावर इंडिया का ज्यादा है, एंड दैट इज हाउ जीडीपी इज इवैल्यूएटेड। तो यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंसेस चेक करते हो। मतलब अगर आप देखोगे रेंट, इंडिया में रेंट विल बी फार चीपर देन इफ यू आर स्टेइंग इन समवेयर लाइक न्यूयॉर्क और पेरिस, राइट, और सम अदर वेस्टर्न कंट्री, एनी अदर डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे जो है महंगाई जो है ये कम है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, और इसमें हम देखते हैं इसीलिए दिस इज हाउ व्हेन यू कंपेयर reflects what people can actually buy in their local economies। तो इस रेट में अगर हम चेक करें कि हमारा कितना बढ़िया इकोनॉमी है, द आंसर वुड बी थर्ड लार्जेस्ट, हमारा रैंक वुड बी थर्ड लार्जेस्ट। और अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट में देखें देन आवर रैंक इज फोर्थ लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा। सो यहाँ पे जो परचेसिंग पावर है ये नैरो करता है जीडीपी गैप विद रिगार्ड टू इंडिया एंड द अदर डेवलप्ड कंट्रीज एंड द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। सो ये दो मेथड है। यूजुअली फॉर मार्केट बेसिस वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट वन, वी डोंट यूज द सेकंड वन। ऑल्दो सेकंड वन टू गिव एन आइडिया कि इन रियलिटी हमारा इकोनॉमी कैसे चल रहा है, दैट इज हाउ वी गो टू द सेकंड टू अंडरस्टैंड। बट आर्टिकल ये भी कवर करता है कि purchasing power is also not the correct idea, it does not give the correct idea of how the economy is doing। यहाँ पे because standard of living कम है, यहाँ पे population ज्यादा है, यहाँ पे labor intensive industry है, इसीलिए तुम्हारा cost जो है कम है। As you can see it's just very low, it's just $4 because यहाँ पे दूसरी चीजें different है। So that is why it is said कि अगर हम purchasing power की बात करें it will not give us a fair idea about how our country is doing। तो ये बस हमको खुश करने के लिए हम ये बोलते हैं कि परचेसिंग पावर में हम ज्यादा है, बट इन रियलिटी वी हैव टू डू अ लॉट विद रिगार्ड टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वी हैव टू डू अ लॉट विद रिगार्ड टू एजुकेशन, विद रिगार्ड टू हेल्थ एंड द अदर फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में हमारा जो ग्रोथ है ये ठीक नहीं है, ये आर्टिकल कवर करता है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ विद द नेक्स्ट आर्टिकल हियर। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू अ नेवल एक्सरसाइज। नाउ व्हिच टू कंट्रीज और व्हिच टू ग्रुप्स आर पार्टिसिपेटिंग? एक है इंडिया, इंडियन नेवी, और दूसरा है यूनिवोर। यूनिवोर क्या होता है? इट इज विद रिगार्ड टू द यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। ओके, सो इनका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम इन्होंने दिया है एज ऑपरेशन अटलांटा। ऑपरेशन का नाम है अटलांटा। सो दे कैन आस्क यू व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। नाउ यूनिवोर जो है ये पार्टिसिपेट करेगा विद रिगार्ड टू दियर नेवल शिप्स। तो एक है स्पेनिश नेवी से है रेनिया सोफिया एंड इन इटालियन नेवी से एंटोनियो मार्सिग्लिया। सो ये उनके साइड से, हमारे साइड से भी वी हैव अदर नेवल शिप्स दैट विल बी पार्टिसिपेटिंग। पर्पस क्या है इनका? यही मकसद है टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी ओके बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूनिवोर। हम बेस्ट प्रैक्टिसेस यूरोपियन नेवी के साथ शेयर करें, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस हम ले, तो ऑपरेशन लेवल पे हम देखते हैं दैट वी आर कोऑपरेटिंग विद द टू कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट ये नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम थ्रेट्स को कॉम्बैट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल पायरेसी अगर होता है पानी में, स्मगलिंग होता है गुड्स के बारे में, तो ये भी ये सीख देती है, आपस में कंट्रीज शेयर करते हैं। सो दिस इज सीमलेस जॉइंट ऑपरेशंस एंड ऑफ कोर्स हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम हमारे रिलेशंस बेटर कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से, तो ये एक अच्छी बात है। So this is all with regard to this. Okay, another question that can come with regard to this is यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो ये आपको याद रखना है, अर्सुला वॉन डर लेयन। And why is this important is because it has also come in your past exams and ये पहली ऐसे फीमेल है who has had the office of the president of European Union या European Commission जिसको कहते हैं, तो इसीलिए आपको ये नाम याद रखना है, अर्सुला वॉन डर लेयन। So this is with regard to Operation Atlanta. Let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है it is with regard to whose mountain is it anyway? This is an editorial given in the Hindu. तो स्टोरी समझते हैं। एक ग्रुप था which is called as निमास।
ओके, निमास का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है, ठीक है, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। एज वेल एज यहाँ पे इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन या कैंपेन का नाम है हर शिखर तिरंगा। हर शिखर तिरंगा। नाउ व्हाट इज दिस कैंपेन जिन्होंने ये निमांस ने चलाया है? ये इंडियन आर्मी का एक कैंपेन है कि जो मेजर पीक्स है वहां पे वो तिरंगा यानी द इंडियन फ्लैग लहराना चाहते हैं, तो ये इनका मकसद है। नाउ देयर इज दिस इंपॉर्टेंट माउंटेन फॉर इन इंडिया एंड वी ऑल नो दिस एज कंचनजंगा। माउंटेन का नाम क्या है? कंचनजंगा। ओके, और ये कंचनजंगा कहां पे है? ये सिक्किम में है। ओके, तो ये माउंटेन पे वो क्या करना चाहते थे? तिरंगा लहराना चाहते थे। नाउ द प्रॉब्लम इज सिक्किम ये जो माउंटेन को मानता है एज अ डेटी, ये वर्शिप करता है, तो इन्होंने सिक्किम की गवर्नमेंट ने बैन किया है टू हैव एनी यू कैन से एनी एक्टिविटी ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग। बिकॉज क्या होता है माउंटेन क्लाइंबिंग से? वी सी दैट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कचरा फेंकते हैं, उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, एंड जब ये ऐसा होता है इट कुड बी अ स्ट्रेन ऑन दैट माउंटेन एज वेल। तो इसीलिए ये मानते हैं कि ये पवित्र है, ये डेटी है, भगवान मानते हैं, वर्शिप करते हैं, दैट इज व्हाई दे हैव बैन्ड द प्रैक्टिस ऑफ माउंटेनियरिंग इन दिस पर्टिकुलर माउंटेन। Now question to you is which is India's highest peak in India? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, द फर्स्ट टॉप 3 आपको लेना है, 1 2 3, which are the top 3 highest peaks in India? ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कमिंग बैक टू दिस, तो सिक्किम ने मना किया, बट कंचनजंगा का एक पार्ट, एक साइड नेपाल की तरफ भी पड़ता है। दूसरा साइड कहाँ पे जाता है? नेपाल की तरफ। तो निमास ने क्या किया? ये नेपाल की तरफ से ये चढ़े, ओके, और उन्होंने झंडा लहराया। Now that was considered by the Sikkim की native population. This felt betrayed. Okay, they did not like this particular stand by the Nimas to do this particular aspect. Now this is not the first time जो हम देखते हैं कि ऐसा कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिजीनियस पॉपुलेशन से, और इन द अदर हैंड मे बी सम रिसर्च, सम बॉडी जो कोई कैंपेन या ऑपरेशन चलाना चाहती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है विद रिगार्ड टू इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे भी प्रोटेस्ट चले, ओके, विद रिगार्ड टू द इंडिजीनियस पॉपुलेशन, बिकॉज वहां पे जो टेम्पल का एक्सेस ये बंद करता अगर यहाँ पे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी होता। फर्दर मौना किया में यानी कि हवाई में एक ये है माउंटेन है, और यहाँ पे भी प्रोटेस्टर्स ने बोला कि ये जो आप टेलीस्कोप बनाना चाहते हो 30 मीटर टेलीस्कोप, ये भी प्रोटेस्ट किया सिंस 2014 ये चल रहा है। सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। फर्दर हालियाकाला वोल्केनो, ये एक वोल्केनो है कहाँ पे? हवाई में। यहाँ पे भी उनके जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन ने प्रोटेस्ट किया बिकॉज यूएस बनाना चाहती है स्पेस फोर्स प्रोजेक्ट। सो दिस अगेन वाज प्रोटेस्टेड बाय द इंडिजीनियस कम्युनिटी। Fourth example, Cerro Armazones and Paranal, which is in Chile. तो उधर की जो अटाकामा कम्युनिटीज है, राइट, इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया विद रिगार्ड टू हैविंग यू नो द जोन्स दैट आर क्रिएटेड बाय चिले। तो ये एग्जाम्पल्स हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड एज वेल एज इन इंडिया, जहां पे जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव अदर एजेंसीज दैट वांट टू यूज इट फॉर रिसर्च, डेवलपमेंट, ऑपरेशन, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू जोन्स। यहाँ पे what are the rights that are available for the indigenous community, ये देखते हैं। So the first one is UNDRIP। UNDRIP क्या है? आपके आर्टिकल में यहाँ पे बताया है।
UNDRIP जो है, it is with regard to United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Okay, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. तो यहाँ पे ये allow करता है, it's a UN principle to allow fair or free, prior and informed consent. यानी कि जो भी तुम एक्टिविटी कर रहे हो, तुमको पहले कंसेंट लेना होगा of the indigenous community. Further, Article 30 बताता है UNDRIP का, that says that states shall undertake effective consultation. Consult करो ये indigenous prior to using it for land, for any military purpose. तुमको पहले consult करना पड़ेगा. So consult ही नहीं किया, सीधा तुम चढ़े नेपाल के साइड से. So that was the first thing that could be violated here. Second thing, ILO convention, that is international you can say labor organizations की बात करें तो यहाँ पे भी convention है 169 where they have, you see, to protect the indigenous rights. फिर है again we talked about the free, prior and informed consent of the indigenous community लेना चाहिए. इंडिया के भी लॉज है जैसे कि the Places of Worship Act 1991. तो इसके अंदर the Sikkim people, the indigenous people like the Lepcha and the Bhutia, ये indigenous community है. Let me just write it for you guys. तो Lepcha, Bhutia, these all are the communities living in Sikkim. Right, तो they worship कंचनजंगा एंड यहाँ पे to protect the sacred peak, ये इसी के एक्ट के अंदर भी आई है. Right, now कंचनजंगा की बात करें, okay, one of the highest peaks of India and it is also a UNESCO World Heritage Site. यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओके, जो डिक्लेयर किया था 2016 में. करंटली इंडिया हैज 43 यूनेस्को हेरिटेज साइट एंड याद रखना कि कंचनजंगा इज स्पेशल. व्हाई? बिकॉज इट इज द ओनली वन मिक्स साइट इन इंडिया. बाकी सब जो है कुड बी नेचुरल एंड दे आर कल्चरल. ठीक है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल, कल्चरल एंड मिक्स्ड, ये समझते हैं. नेचुरल का मतलब है इट इज, तुम उस साइट को प्रिजर्व करना चाहते हो बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल प्रिजर्विंग्स. व्हाट इज कल्चरल? बिकॉज कुछ यहाँ पे डेटी है, वहां पे कुछ वर्शिप, यानी कि टेम्पल्स को अगर तुम कल्चर को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, प्रिजर्व करना चाहते हो, तो वो कल्चरल में आता है. एंड द थर्ड साइट इज मिक्स विच हैज बोथ कल्चरल भी और natural be. So Kanchenjunga is considered more as a mixed site and it is the only mixed site in India. तो ये आता है 43 sites के अंदर. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा. Let's proceed to the next article and this article is with regard to यहाँ पे foreign law firms. Recently Bar Council of India ने एक notification दिया था कह के कि बाहर के जो foreign law firms हैं, lawyers हैं, ये इंडिया में आ सकते हैं, ये इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो इसके बारे में आर्टिकल में बताया है कि ये पूरा फुल फ्लेज पॉजिटिव चीज नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ड्रॉबैक्स है. तो देखते हैं व्हाट आर द लूप होल्स इन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन. तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें, यहाँ पे बताते हैं कि फॉरेन लॉज एंड लॉ फर्म्स ये अपीयर नहीं कर सकते बिफोर इंडियन कोर्ट्स, यानी दे कैन प्रैक्टिस बट इंडियन कोर्ट्स में वो अपीयर नहीं हो सकते. The second thing, they allowed to advise on what? ये किस चीजों को अलाउ करते हैं? One is foreign law, international legal matters and arbitration involving foreign parties. मतलब मान लो कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट के जो काम कर रहा है यहाँ पे, तो उनमें वो थोड़ा आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और सब कर सकता है. सो इन दीज 3 केसेस वो अलाउड करते हैं. फर्दर एंट्री जो है ये कंडीशनल है, यानी कि मान लो यूएस allows Indian lawyers to practice in US, only then US lawyers will be allowed to practice in India. Reciprocal. ठीक है, तो country A के lawyers are allowed in country B, then only country B will allow lawyers to work in country A. So that is with regard to reciprocal access देगा. Now बेनिफिट्स क्या होगा अगर हम अलाउ कर रहे हैं फॉरेन लॉ फर्म्स को आने में इंडिया में? द फर्स्ट थिंग इज नॉलेज शेयरिंग होगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस हम जानेंगे, ऑफ कोर्स कोलैबोरेशन होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस विल बी अडॉप्टेड इन इंडिया. सेकेंड पॉजिटिव जो है ये इंडियन लॉयर्स को अपॉर्चुनिटी देगा. फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई इंडियन है अब्रॉड, इंडियन लॉ कर रहा है, उसको प्रैक्टिस करने में मौका मिलेगा इन इंडिया. सो दैट इज अगेन अपॉर्चुनिटी. ये ड्यूअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाहर भी, इंडिया में भी. सो दैट विल हेल्प इंडिया टू फ्लरिश, इंडियन लॉयर्स टू फ्लरिश इन दिस केस. फर्दर
ग्लोबल करियर मोबिलिटी, उनके करियर पर्सपेक्टिव में से भी ये अच्छा होगा कि वो दोनों कंट्रीज में प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये रजिस्टर कर पाएंगे, इंटरनेशनल लॉ प्रैक्टिस कर पाएंगे और उनके डोमेस्टिक राइट्स भी ये लूज आउट नहीं करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से बहुत भी अच्छा है। सो अगेन हमारा जो लीगल सर्विस है ये हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे दूसरे कंट्रीज में, बिकॉज ये रेसिप्रोकल होगा, राइट। और इससे हम देखते हैं कि जो भी इंडिया है ये हब होगा विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे केस लेके डिस्कस कर सकते हैं इंटरनेशनल मैटर्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज के रिलेटेड, तो ये सब भी हो सकता है। लीगल कंसल्टेंसी क्रॉस बॉर्डर हो जाएगी एंड ऑफ कोर्स ईज ऑफ डूइंग business and all of that, this will help. तो economy services, because you can say legal aid comes in services, right, legal services, तो यहाँ पे economy के लिए भी एक बहुत ही अच्छा stand होगा। Now let's understand the bad side of it, यानी कि the drawback of it। drawback ये है कि हम देखते हैं कि ये reciprocal access के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं। Now reciprocal access में मतलब you have USA में तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम इंडिया में भी प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। तो USA में अगर कोई इंसान है, ओके, अभी वो अलाउ होगा इंडिया में प्रैक्टिस करना, राइट, बट दिस विल बी ओनली पॉसिबल इफ इंडियन लॉयर्स आर प्रैक्टिसिंग इन US। नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जैसे कि US और UK ये मानती नहीं है यूके इंडिया की लॉ डिग्री, मतलब इंडिया में जो भी लॉ डिग्री है इट इज नॉट कंसिडर्ड वैलिड इन US, UK एंड द कंट्रीज अलाइक। तो ये तो हमारे लिए ड्रॉबैक है, राइट। सेकेंडली इंडिया में कंपटीशन बढ़ेगा बिकॉज अभी बाहर के लोग आएंगे, तो डोमेस्टिक जो लॉयर्स हैं यहाँ पे काम करने वाले, इनके लिए ये कंपटीशन ज्यादा होगा। Okay, so these are some you can say are drawbacks and properly यहाँ पे amend करना होगा rules, जैसे कि पहले judgment जो भी थे ये proper advocates act आता है तो उसको amend करना पड़ेगा and with regard to appear नहीं हो सकते before Indian court। So all of these are the you can say negatives of what they have said। इसको और भी थोड़ा thoroughly देखना पड़ेगा, study करना पड़ेगा and that is what the article says कि तुम जो भी laws लेके आ रहे हो, notification लेके आ रहे हो, ये fully लिबरलाइज नहीं कर रहा है इस फील्ड को और दोनों अच्छी और बुरी साइड अच्छे से देखना जरूरी है, ये आर्टिकल कहता है, राइट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल देन। नेक्स्ट आर्टिकल इज विद रिगार्ड टू अ वुमेन आर्मी चीफ, व्हाई पाथ इज इजियर नाउ। तो हमने देखा कि 17 विमेन कैडेट्स ये बाहर निकल के आए हैं फ्रॉम द NDA ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो बहुत गर्व की बात है बिकॉज फर्स्ट टाइम वी हैव विमेन कमिंग आउट ऑफ NDA, नहीं तो इट इज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड। तो हिस्ट्री देखते हैं कि पहले कैसा था विमेन के लिए, अभी कैसा है, ऑल ऑफ दिस विल लेट्स सी क्विकली। सो फर्स्टली ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश टाइम पे 1888 में इट इज ओनली नर्सिंग वाज अलाउड, नर्सिंग, मिलिट्री नर्सिंग वाज अलाउड। तो ये फर्स्ट इंक्लूजन ऑफ विमेन। 1958 यानी इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं इट वाज अलाउड इन मेडिकल फील्ड, ओके, यानी कि विमेन वर अलाउड इन मेडिकल, यानी डॉक्टर्स के लिए भी अलाउड था। सो नर्सेस एंड डॉक्टर्स, सो मेनली इट वाज फिक्स टू मेडिकल, नॉट इन रिगार्ड टू डायरेक्ट कॉम्बैट रोल्स में, बट स्लोली ये नॉन मेडिकल फील्ड में आए, बट अभी भी कॉम्बैट रोल्स में नहीं, यानी लड़ने के बैटल फील्ड पे काम नहीं, बट कोई दूसरा स्टैंडर्ड कोई वर्क होगा उसमें विमेन वर अलाउड टू एंटर। सो विच इज दैट विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम आया, लॉन्च किया गया था 1992 में, ताकि जो SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन रोल्स के लिए, नॉन कॉम्बैट रोल्स के लिए विमेन विल बी अलाउड। मेनली सम ग्राउंड लेवल वर्क होगा तो उनमें यहाँ पे विमेन को शामिल किया था when 1992 में, बहुत सालों के बाद। फिर 2008 में they talked about permanent commission। Now what is permanent commission? All the way till retirement, तुम काम कर सकते हो till retirement। तो पहले कैसा था, पहले जो SSC कहते हैं हम, शॉर्ट सर्विस कमीशन, दिस वाज ओनली फॉर 10 years which were extended more 4 years। तो ऑलमोस्ट 14-15 साल के लिए तुम काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। whereas permanent commission is basically till retirement, तुम यहाँ पे काम कर सकते हो and of course you will get higher degree, higher rank that you can get in this।
2019 में, दैट इज 2019, और 8 एडिशनल नॉन कॉम्बैट स्ट्रीम्स भी आ गए। पहले सिर्फ 2 आए थे, जैग एंट्री एंड आर्मी एजुकेशन, यानी टीचिंग जॉब्स में एंड लॉयर्स में, एडवोकेट जॉब में ये आए थे, बट अभी इन्होंने बोला कि नहीं, दूसरे कामों में भी तुम परमानेंट कमीशन अलाउ कर सकते हो। फाइनली 2020 अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन 10 अदर स्ट्रीम्स एंडिंग द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। पहले सिर्फ मेल्स वर अलाउड टू हैव रिटायरमेंट इन इन दिस कमीशन, बट नाउ इवन वुमेन वर अलाउड टू डू सो। एंड फाइनली 2021 में आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि एनडीए में विमेन भी होना चाहिए, और उनका फर्स्ट बैच एंटर किया था 2022 में। सो द फर्स्ट बैच एंटर्ड इन 2022 एंड नाउ दे हैव सक्सेसफुली ग्रेजुएटेड the first batch of 17 such women। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है विद रिगार्ड टू वुमेन, एंड इफ यू सी उनका ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, ये भी आर्टिकल में होता है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होता है, नेवल एकेडमी है एरिमाला में, एंड एयरफोर्स एकेडमी होता है डुंडीगल में। सो दिस ऑल इज मेंशन्ड इन टुडेज आर्टिकल एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी लाइक। इससे अहेड हम देखते हैं कि कैसे हम चेंज कर रहे हैं, एंड देयर शुड बी सम रिफॉर्म्स ऑल्सो विद रिगार्ड टू maternity, with regard to child, okay, तो ये हम देखते हैं पॉजिटिव एंड रिफॉर्म्स भी बताए आर्टिकल में। एंड नाउ women can seek to increase or create an you can say an career in this particular field, okay, so 35-40 years तक आप ये करियर में अचीव कर सकते हैं। Let's proceed to the next article. Now next 2 articles are basically state level articles which is important, so let's quickly go through it। तो पहला है तेलंगाना ने बैकवर्डनेस इंडेक्स फॉर्म किया है, तो जल्दी से देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो विच इज द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली स्टार्टेड अ बैकवर्डनेस इंडेक्स? योर आंसर इज तेलंगाना गवर्नमेंट। और ये उन्होंने कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सर्वे डेटा बैकवर्डनेस को उन्होंने मार्क किया है फ्रॉम 0 to 126। ओके, तो अगर 126 अगर आपका स्कोर है, दैट मीन्स यू आर मोर बैकवर्ड, मोर द स्कोर मोर बैकवर्ड, ये कहता है। ओके, तो ये कास्ट स्कोर आइडेंटिफाई करता है कि कौन ज्यादा बैकवर्ड है, कौन ज्यादा कम बैकवर्ड है। दिस इज व्हाट दे आर सीइंग बेस्ड ऑन कास्ट सर्वे डेटा। तो यहाँ पे 11 मेंबर एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप था बाय जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जो एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था कॉम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स, जो क्वांटिफाई करता है कास्ट वाइज बैकवर्डनेस, कि कौन सा कास्ट कितना बैकवर्ड है, राइट। और ऐसे 245 कास्ट को सर्वे किया गया था। Now there were about 74 questions पूछे थे about income, about your education, about your housing, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है क्या, वाईफाई, ये सब questions पूछते हैं। फर्दर कितने लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था? अबाउट 3.5 करोड़ पीपल ऑफ तेलंगाना। तो ये क्वेश्चंस पूछते थे कि आपके पास पक्का घर है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास गाड़ी है क्या, आपके पास आपके बच्चे इंग्लिश स्कूल में जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा 74 क्वेश्चंस का सर्वे था which was asked to these 245 caste and about 3.5 people। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एवर फर्स्ट एवर काइंड, कोई दूसरे स्टेट ने नहीं किया। सो इट्स अ फर्स्ट एवर ऑब्जेक्टिव इंडेक्स ग्लोबली, इट इज सेड, दोनों समझने के लिए कि सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटीज अमंग दैट कास्ट, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं पहले भी ऐसे कमीशन बनाए थे, मंडल कमीशन, बट ये इससे भी ज्यादा, बिकॉज मंडल कमीशन ने बस 50 लाख लोगों को पूछा था, ये ज्यादा बड़े स्केल पे है। So that is the positive of having this Telangana, and today we celebrate Telangana Foundation Day. So what good way then understanding about the positives done by Telangana. Let's proceed to the last article of the day, and last article है with regard to another state जिन्होंने study करना चाहा the carrying capacity of the Western Ghats। तो कौन सा state is studying the carrying capacity? It is Karnataka। Now what is carrying capacity? ये maximum number of individuals, okay, ये क्या कर रहा है? ये मेजर कर रहा है या स्टडी करना चाहते हैं कितने इंडिविजुअल्स, कितने मैक्सिमम इंडिविजुअल्स कोई जगह सपोर्ट कर सकता है, कोई एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकता है सस्टेनेबली, ताकि वो नष्ट ना हो। तो कितने लोग किस जगह में फिट हो सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं।
तो यहाँ पे किस जगह का ये स्टडी कर रहे हैं? ये स्टडी कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो क्विकली से जान लेते हैं। वेस्टर्न घाट्स जो है ये गुजरात से लेके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला एज वेल एज तमिलनाडु, यानी कि वी हैव अ टोटल ऑफ 6 स्टेट्स में ये होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू दिस सच क्वेश्चन। 1,64,280 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, 6 स्टेट्स में है एंड दे फॉर्म द मेजर वाटरशेड पेनिनसुला इंडिया में, एंड ये अफेक्ट करता है रेनफॉल पैटर्न्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे है। तो इसका स्टडी कर रहे हैं कर्नाटका रीजन में। एंड विद रिगार्ड टू द वेरियस रीजन्स इफ यू टॉक अबाउट, बिकॉज हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स जो है दे आर द 60% ऑफ द फॉरेस्ट, ओके, जो है कर्नाटका में ही। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि कर्नाटका यहाँ पे कर रही है, स्टडी कर रही है। नाउ इट इज कॉल्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में केवल 4 है, ठीक है, जो है हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन यानी कि म्यांमार साइड, नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार साइड में इंडो बर्मा, फिर वेस्टर्न घाट्स जो आज हमें देखा, एंड द 4th वन इज अंडमान निकोबार एंड द इंडोनेशिया साइड जो है सुंडालैंड। तो ये 4 आपको बाय हार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन, कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विच इज द कंट्री दैट हैज मोस्ट नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? इंडिया में 4 है। नाउ ये क्या रिकॉग्नाइज करता है? ये बताता है कि कितना डाइवर्सिटी है किसी रीजन में, कितना एंडेमिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय एंडेमिज्म? दैट मींस यहाँ पे जो स्पीशीज है यहाँ दूसरे जगह में नहीं पाते, यू डोंट फाइंड सच स्पीशीज एनीवेयर एल्स, ओके, दैट इज व्हाई दे आर एंडेमिक टू दैट रीजन। तो एंडेमिज्म, कितना बायोडाइवर्सिटी या कितना थ्रेट है इस डाइवर्सिटी को, ये सब ये रिकॉग्नाइज करके उस जगह का देता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो वेस्टर्न घाट्स इज वन ऑफ देम। तो ये था पूरा आर्टिकल विद रिगार्ड टू environment, economy, international news and national news. I will see you in the next video where I'm going to be discussing 20 GK questions from CLAT perspective. Don't forget to watch that. Thank you so much for watching.